नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली से संबंधित, जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर के। साथ ही साथ आज हमारी चर्चा कारक योग को लेकर के होगी। योग अर्थात जोड़। जन्म कुंडली में योगों का विशेष महत्व है। जन्म कुंडली में जब अच्छे राजयोग, अच्छे योग बनते हैं तो ये योग जातक के जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने वाले होते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली में अगर दुर्योग का निर्माण हो तो ये दुर्योग जातक के जीवन को निम्न स्तर पर लाकर छोड़ देते हैं। आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं? क्या आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह हैं? क्या आपकी कुंडली में स्वराशि के ग्रह हैं? क्या आपकी कुंडली में केंद्र के चारों घरों में ग्रह हैं? या क्या आपकी कुंडली में आपका लग्न वर्ग उत्तमी है? सूर्य से द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? ये सारे सूत्र कारक योग के हैं। आज का यह कार्यक्रम ज्योतिष प्रेमियों के लिए विशेष विचारणीय होगा। बाकी सारे दर्शक अपनी जन्म कुंडली पर मेरे द्वारा बताए इन योगों को समझ सकते हैं। ये कारक योग एक भी बन रहा हो आपकी कुंडली में तो आपकी कुंडली को बलवान बना देता है, और इसमें से एक योग होने पर भी आप अपने जीवन काल में उच्च पद, सुख, संपदा, धन, वैभव सब कुछ हासिल कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो राजयोग और सूत्रों की इतनी चर्चा हो चुकी है कि मैं जानता हूं कि अब ज्यादा आपको बताना कुछ भी नहीं है, परंतु आज का यह विषय आपको विशेष विचार करना है, इसके लिए मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले इन योगों की चर्चा कर लें, फिर हम अपने उन विषयों पर आएंगे कि योग प्रभावी होते कैसे हैं। सबसे पहले तो यह जानिए कि कारक योग अर्थात जन्म कुंडली का ही कारक बन जाना। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि आपकी कुंडली का वो कारक मुख्य ग्रह कौन है, या प्रत्येक लग्न में कोई ना कोई ग्रह कारक होता है, और वो ग्रह उस कुंडली का सबसे ज्यादा प्रभावी प्लेनेट होता है। उसी को सबसे ज्यादा बलवान करना, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो अगर हम उस ग्रह को बलवान कर लेते हैं तो जीवन काल में वो सब कुछ प्रदान कर देगा। तो वैसे तो मैं कारक ग्रह की चर्चा पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। अब आज कारक योग की चर्चा आप सबके सम्मुख करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली में जब केंद्र के चारों घरों में ग्रह हों तो ये सभी जानते हैं चतुस्सागर राजयोग बनता है। केंद्र के चारों घरों में ग्रह हों तो यह चतुस्सागर राजयोग बनता है, लेकिन यह योग कारक योग बन जाता है और यह जातक के जीवन को उच्चतम पद तक पहुंचाने वाला होता है। इस चीज को जरा ध्यान से समझिए, यह कैसे हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का यह जो केंद्र का घर है, यह पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सब कुछ है यही, यह केंद्र। अगर यह बलवान है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली बलवान है। तो सीधी सी बात है कि केंद्र में एक और सूत्र कहता है कि केंद्र में पापक ग्रह भी शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं, और शुभ ग्रह उनकी अगर राशि केंद्र में ना हो तो निसंदेह वो शुभ फल प्रदायक होते हैं। हां, उनकी राशि हो तो उन्हें केंद्राधिपति दोष हो जाता है, लेकिन अगर उनकी राशि न हो तो निसंदेह वो शुभ फल प्रदायक होते हैं। वैसे तो मैंने ऐसे ही केंद्र के चारों घरों में ग्रह बिठा दिया है। यहां पर आप मेष लग्न की कुंडली देख रहे हैं, यह काल पुरुष की कुंडली है। इसे आप मत देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, क्योंकि मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं उसे आप अपनी कुंडली पर समझिए। यहां बोर्ड पर मेष लग्न की कुंडली है, जिसे आपको समझने की आवश्यकता नहीं। जिनकी मेष लग्न की कुंडली है सिर्फ वो इसे समझे। तो ये आमतौर पर ऐसी ग्रह स्थिति तो कम ही बनती होगी जब सूर्य उच्च के हो, मंगल उच्च के हो, शनि उच्च के और गुरु उच्च के और सब के सब केंद्र में हो। ये राम जी के जन्म के समय होता है, आम समयों में तो नहीं होता। महान महापुरुषों के जन्म समय में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं या बनाई जाती हैं, जो भी हो।
अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केंद्र के चारों घरों में ग्रह हों तो यह कारक योग हुआ और ऐसा जातक अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेगा, उच्च पदस्थ होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि पापक ग्रह भी हैं तो भी केंद्र के चारों घरों में बैठे हैं तो वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य होते हैं। अब जब पापक ग्रह की चर्चा मैं करूं, अब प्रिय दर्शकों हम लोग ज्योतिष को समझते समझते वहां पर आ खड़े हुए हैं जहां पर सामान्य बातें अब आपको मैं बताऊंगा तो ना तो आपको दिलचस्पी आएगी ना आप उसको समझना चाहेंगे। हमेशा याद रखिए, जब यह सूत्र कहा गया कि केंद्र के घरों में पापक ग्रह बैठ करके भी अच्छा फल देते हैं, तो यहां पर अगर आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष बनने वाले हैं या खुद की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, आपको सावधान होकर के समझना चाहिए। क्या पापक ग्रह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपना प्रभाव अवश्य देगा, चाहे वो किसी भी लग्न में हो। वो किसी भी लग्न में हो तो फिर अच्छा कैसे हुआ, इसे ऐसे समझिए। जब भी केंद्र के घर में पापक ग्रह आएंगे वो जातक के जीवन काल को उत्थान देने वाले होंगे, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ देने वाले होंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि पापक ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिस भाव में होंगे, उस भाव से संबंधित रिश्तों को वो कमजोर कर देते हैं। जैसे पापक ग्रह का संबंध पिता के घर से बन रहा है तो निसंदेह या तो पिता को कष्ट में डालेगा, पिता से संबंध खराब कर देगा। लेकिन वो जातक के लिए कमजोर नहीं हुआ, वो उस अवस्था में जातक को ऊंचाई देने वाला होगा, जातक को सफलता देने वाला होगा। यानी केंद्र के घरों में पापक ग्रह भी शुभ फल देंगे परंतु रिश्तों को कमजोर करेंगे, रिश्ते को कमजोर करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो यह हुआ चतुस्सागर राजयोग। तो इससे कुंडली में बन जाता है कारक योग। अब आगे सुनिए, कुंडली में कोई भी दो उच्च के ग्रह, आपकी कुंडली में कोई भी दो उच्च के ग्रह हैं और वो एक दूसरे से केंद्र में हैं। केंद्र क्या होता है, तो केंद्र होता है 1 4 7 10। यही केंद्र है? नहीं, केंद्र कहीं से भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कुंडली में कोई भी ग्रह आप ले लीजिए जो उच्च राशि में होता हो, और उदाहरण से मंगल ही को ले लीजिए। मंगल तो ऐसे उच्च में यहां पर तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। बाहर भी अगर यह स्थिति किसी और लग्न की कुंडली होती है, तो मेष लग्न की कुंडली है, यही मेष लग्न की कुंडली यानी मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली इत्यादि बन जाए और यहां पर सूर्य उच्च के हो जाएं, यहां पर सूर्य उच्च के हो जाएं, तो इनसे केंद्र में यानी यहां पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो 1 2 3 4, चौथा घर केंद्र का हुआ, 5 6 7 ये सातवां घर केंद्र का हुआ, 8 9 10 ये घर केंद्र का हुआ। तो कहीं से भी केंद्र आप समझिए 1 4 7 10। तो जन्म कुंडली में दो ग्रह जो कि उच्च के हों और एक दूसरे से केंद्र में हों अथवा केंद्र में ही हों, एक दूसरे से केंद्र में हो लग्न से अथवा केंद्र में हो, तो यह हुआ कारक योग। इस योग के होने से जातक जीवन काल में सभी सुख सब कुछ हासिल करता है। आगे शास्त्र कहता है कि यही स्थिति स्वराशि के ग्रह पर होने पर भी, स्वराशि के ग्रह होने पर भी होता है। यानी जन्म कुंडली में दो ग्रह स्वराशि के हों और एक दूसरे से केंद्र में हों अथवा लग्न से केंद्र में हों, 1 4 7 10, तो यह कारक योग हुआ। ये जन्म कुंडली को बलवान बना देंगे, ये जातक के जीवन को उच्चतम स्तर पर ले आएंगे। तो वहीं शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में अगर लग्न वर्गोत्तमी हो, अर्थात आपने जिस लग्न में जन्म लिया है आपका नौवांश भी उसी लग्न का है, यानी अगर आपने मेष लग्न में जन्म लिया और नौमांश चक्र भी मेष लग्न का है तो यह वर्गोत्तमी लग्न हुआ। यह भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है और यह आपके जीवन काल को ऊंचाई प्रदान करने वाला है, आपको ऊंचाई देने वाला है। आप किसी भी लग्न में यह लागू कर सकते हैं। वृषभ लग्न के हैं और वृषभ लग्न का नौमांश है, मिथुन लग्न के हैं और मिथुन लग्न का नौमांश है, तो यह वर्गोत्तमी लग्न हुआ। तो वर्गोत्तमी लग्न भी जातक को जीवन काल में सब कुछ प्रदान करता है
और तीसरा कहा कि सूर्य जहां पर जन्म कुंडली में बैठे हों उससे एक घर आगे गिनिए। उदाहरणार्थ इसमें मेष लग्न की कुंडली में मैंने सूर्य को लग्न में रखा है, तो कहा कि जहां पर सूर्य बैठे हों उससे एक घर आगे, उससे एक घर आगे अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जहां सूर्य बैठे हों उससे एक घर आगे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, और यह आमतौर पर होता है, या तो शुक्र हो सकते हैं या बुध हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ग्रह प्रायः सूर्य के आसपास ये रहते हैं, तो इस अवस्था में भी ये कारक योग हुआ। अब चर्चा होगी, ये तो आपने कारक योग के सूत्र को याद कर लिया, फिर से एक बार सरसरी तौर पर अपनी कुंडली में आजमा करके इसको देख लीजिए कि केंद्र के चारों घरों में शुभ ग्रह केंद्र के चारों घरों में ग्रह हों तो ये कारक योग हुआ, चतुस्सागर योग भी इसको कहते हैं। अथवा दो ग्रह कुंडली में उच्च के हों लग्न से, या अथवा एक दूसरे से केंद्र में हों तो ये कारक योग हुआ। अथवा जन्म कुंडली में दो ग्रह स्वराशि के हों लग्न से, अथवा एक दूसरे से केंद्र में हों तो ये कारक योग हुआ। अथवा जन्म कुंडली में आपका लग्न वर्गोत्तमी हो, यानी जिस लग्न में आपने जन्म लिया है वही नवमांश भी हो, नवमांश का लग्न भी वही हो, तो ये कारक कुंडली कारक योग हुआ। और वहीं सूर्य जहां बैठे हों उससे एक घर आगे बढ़ने पर, यानी दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो ये कारक योग हुआ। अब बारी आती है कि आप अपनी कुंडली को देखें और देखते ही कहे कि हां, यहां एक और सूत्र को ध्यान रखना है, इनमें से कोई एक भी योग हुआ तो यह कारक योग है और यह आपको जीवन काल में सब कुछ प्रदान करेगा, हर सुख। अगर ये सारे योग ही आपकी कुंडली में घटित हो जाएं, सारे के सारे जितने मैंने बताए सारे योग अगर घटित हो जाएं तो फिर ये आपकी कुंडली को महान बना देता है, वो कुंडली ही अपने आप में कारक कुंडली बन जाती है और ये जीवन काल में आपको सब कुछ प्रदान करने वाली होगी। ज्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है। चर्चा किस पर होनी है? चर्चा होनी है कि अब आपने अपनी जन्म कुंडली को खोला और देखा कि मेरी कुंडली में दो ग्रह उच्च के हैं और एक दूसरे से केंद्र में हैं, परंतु मुझे तो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। अथवा मेरी जन्म कुंडली में दो ग्रह स्वराशि के हैं और एक दूसरे से केंद्र में हैं, परंतु मुझे तो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। मेरी जन्म कुंडली में मेरा लग्न वर्गोत्तमी है, परंतु मुझे तो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। मेरी कुंडली में सूर्य से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, परंतु मुझे तो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। कहीं आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ? अब चर्चा होगी मुख्य यहां से समझने की। एक ज्योतिषी इसी विषय को समझने का प्रयत्न करता है। क्या? निसंदेह ये योग है आपकी कुंडली में तो आपको आपके जीवन काल में ये योग सब कुछ प्रदान करेगा, इसमें संशय है ही नहीं। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है? यहां पर बारी आती है ये देखने की कि ये किस लग्न की चर्चा चल रही है। उदाहरणार्थ कि अगर मेष लग्न की कुंडली हो और वहां पर शनि और शुक्र योग कारक स्थिति उत्पन्न करें, योग बनाएं, शनि और बुध योग बनाएं, तो याद रखिएगा ये योग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये योग है, लेकिन ये योग प्रभावी कम होगा। ये योग सर्वोत्तम प्रभाव देने वाला कभी हो ही नहीं सकता। वैसे ही आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य या मंगल चंद्रमा ये कारक योग बना करके भी कारक प्रभाव कभी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, 100% प्रभाव। वैसे ही एक और चीज देखने की आवश्यकता होती है कि ये जो कारक ग्रह हैं, जो कारक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं या कारक योग बना रहे हैं, ये अंश वाइज किस स्थिति में है, अंश बल इनके अंदर कितना है, डिग्री इनकी कितनी है, कहीं डिग्री से तो ये कमजोर नहीं हो गए हैं, तो इस अवस्था में भी इनका प्रभाव कम आएगा। फिर वही शास्त्र कहता है कि योग कारक स्थितियां अगर त्रिक भावों में जाकर के बन जाए, 6वें 8वें 12वें बन जाए, तो भी इस योग के प्रभाव में कमी आएगी। एक यहां पर उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी भी लग्न के हो, चूंकि अब हर लग्न पर इसको मैं नहीं समझा सकता, बस बता रहा हूं कि एक दूसरे से केंद्र में होना, दो पापक ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं,
और 6वें और 12वें में ये योग बने तो ये कैसा प्रभावी होगा? निसंदेह ये योग प्रभावी होगा, ये कारक योग है। लेकिन कब? जब आप शत्रुता करते हैं, जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में होते हैं, जब आपका शत्रु आपसे लड़ाई की स्थिति में आता है, तो यहां पर आपका कारक योग प्रभावी होगा और आपका शत्रु बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, वरन उसको खुद ही नुकसान होगा। अब आप अगर यह सोचते हैं कि यह कारक योग आपको जीवन काल में धन संपदा देगा, जरूरी नहीं है। इस कारक योग का प्रभाव अलग है, यह कारक योग अलग तरह से काम कर रहा है। तो वहीं पर कई सारे लोग आपको यह बता देते हैं कि यह योग ही नहीं है, यह गलत है। योग तो है, लेकिन उस योग का प्रभाव कई बार आप राजयोग के रूप में समझ रहे हैं। आप इस योग के रूप में समझ रहे हैं कि यह केवल और केवल आपको धन संपदा, सुख संपदा, वैभव देगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपको योग दे रहा है, आपको प्रभाव दे रहा है, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रहा है। आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बुद्धिमान हैं कुंडली की और स्थितियों के कारण, तो अपने शत्रुओं से भी आप लाभ कमा लेंगे। तो यह हुआ आपका राजयोग, यह हुआ राजयोग। तो ये कभी मत समझिए कि योग कहीं ऐसे जगह में बैठ गया है तो वो कमोबेश प्रभावी होगा, लेकिन हर बार राजयोग का यह मतलब नहीं होता कि केवल वो मुकुट ही पहनाएगा आपको। यह गलत है। यहां पर यह संशय उत्पन्न लोगों के मन में हो जाता है कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है, तो राजयोग का मतलब आप हर बार समझ जाते हैं मुकुट पहनना है। नहीं, राजयोग का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। इसके बाद योग कारक ग्रहों पर कई बार पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। वो खुद ही पापक ग्रह तो कहना ही नहीं है, परंतु उन पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जैसे योग कारक ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु हैं, और इनमें से किसी एक पर भी अगर शनि अथवा राहु की दृष्टि पड़ जाए, अथवा इनमें से कोई एक भी अगर राहु और शनि से संबंध में आ जाए, विशेषकर राहु के साथ आ जाए, तब भी आपके मन में यह संशय उत्पन्न हो जाएगा कि मेरी कुंडली में तो योग है, लेकिन यह योग उतना प्रभावी नहीं हो रहा है। जी हां, यह योग उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जिस तरह की बात आप सोच के बैठे थे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि ये चर्चाएं हमारी चल रही है जन्म कुंडली से संबंधित, लेकिन जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग भी, जैसे अभी मैंने गुरु राहु की युति की चर्चा की, चांडाल योग, तो क्या चांडाल योग केवल और केवल व्यक्ति को जीवन काल में नुकसान ही पहुंचाएगा? जबकि ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण से यहां एक लाइन में फिर समझिए, क्योंकि यह विषय बड़ा बृहद है और इस पर मेरी चर्चा होगी आगे। चांडाल योग किन ग्रहों की युति से बन रहा है? गुरु और राहु की युति से। इन योगों को जब नाम दिया गया तो एक सात्विक माहौल वाला समय रहा होगा। उस समय लोग केवल और केवल सात्विक विचारधारा के होंगे। अब गुरु और राहु की युति को जरा ध्यान से देखें तो ये तो चमत्कारिक योग हुआ ना। कैसे? ये चमत्कारिक कैसे हुआ? गुरु ज्ञान है और राहु छल प्रपंच। ज्ञान हो और व्यक्ति के पास छल प्रपंच भी हो तो आज के समय में वो डैश डैश डैश, आगे समझ लीजिए, वो क्या नहीं बन सकता। तो ये चांडाल योग दुर्योग है या आज के समय में विशेष राजयोग? ये चर्चा का विषय है जिसे मैंने अभी छोड़ रखा है। मैंने कहा था कि हर दुर्योग को आपको समझाऊंगा और बताऊंगा ये काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुंडलियां जब आप कहते हैं कि मैं तो फलाने की कुंडली देख रहा हूं, वहां पर यह दुर्योग लगा है। जी हां, यह विचारणीय है। तो आज मेरी जो चर्चा हुई आपको योगों को लेकर के, योग काम कैसे करते हैं, और यह कारक योग एक भी आपकी कुंडली में है तो आप निश्चिंत होइए, यह कारक योग आपको सफलता देने वाला है। और अगर सबके सब कारक योग आपकी कुंडली में बन गए हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली कारक कुंडली है, और फिर उस अवस्था में आपकी कुंडली अपने आप में वो पारिजात का वृक्ष हो बन गया जिसके नीचे बैठकर आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आज का यह ज्योतिषीय विषय आपके समझ में आ गया होगा। कारक योग को आपने समझा और योग कैसे प्रभावी होते हैं इस विषय को भी आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।